अर्थव्यवस्था लेक्चर 38। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं भूमि सुधार। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। विश्व विकास रिपोर्ट 1986 के अनुसार खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के लिए हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि हो। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सभी को पोषण युक्त भोजन प्राप्त हो सके, जिससे वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। अप्रभावी स्टॉक प्रबंधन। अप्रभावी स्टॉक प्रबंधन खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 3 प्रमुख आयामों पर निर्भर करता है: पहुंच, खाद्य उपलब्धता और सामर्थ्य। पहला आयाम पहुंच का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य पदार्थ मिलते रहें और उसकी खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच हो। दूसरा आयाम खाद्य उपलब्धता भंडारण से संबंधित है, अर्थात किसी देश के पास कितना अन्न भंडार है। तीसरा आयाम सामर्थ्य ये सुनिश्चित करता है कि लोगों की क्रय क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वे खाद्यान्न खरीद सकें, और इसका एक पहलू ये भी है कि खाद्यान्न सस्ते होने चाहिए। भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गईं, जिनमें प्रमुख हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), समन्वित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एमडीएम), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए). समन्वित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जिस देश के 6 आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। इसके तहत बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक विकास की नींव रखी जाती है। साथ ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं पर रोक लगाना है। माता को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की उनकी क्षमता को भी बढ़ाना इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। किशोर लड़कियों को सुविधा प्रदान कर उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और जागरूक समाज की स्थापना में योगदान कर सके। बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत योजनाएं। समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत कई योजनाएं संचालित की जाती है। इनमें आंगनबाड़ी सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय क्रेच शिशु गृह योजना, किशोरियों के लिए योजना, बाल संरक्षण योजना और पोषण अभियान शामिल है। 1. आंगनबाड़ी सेवा योजना। आंगनबाड़ी सेवा योजना बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। ये योजना सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है, जिसमें पूर्व पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। पूर्व पोषण में टेक होम राशन, पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन सेवाओं को बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। बजट 2022-2023 में आंगनबाड़ियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम आंगनबाड़ी की शुरुआत की गई है, जिससे इन केंद्रों को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सके। 2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीआई). प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीआई) के तहत सभी लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में प्रसव के बाद 100 रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 3. राष्ट्रीय क्राइच शिशु गृह योजना। राष्ट्रीय क्राइच शिशु गृह योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन और प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। IV किशोरियों के लिए योजना। किशोरियों के लिए योजना का उद्देश्य 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल से बाहर की किशोरियों को पोषण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत किशोरियों को आयरन और फोलिक एसिड की आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता और स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को पुनः स्कूल में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। V बाल संरक्षण योजना। बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रह रही बच्चों का कल्याण करना है। इस योजना के तहत बच्चों को दुरुपयोग, उपेक्षा और शोषण से बचाने के प्रयास किए जाते हैं। 6. पोषण अभियान। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्पपोषण और एनीमिया को कम करना है। इस अभियान के तहत किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों में स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के मामलों को कम करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। मध्याह्न भोजन योजना (MDM). मध्याह्न भोजन योजना (MDM) का परिचय।
प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में होता है, जिसे 1995 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति में सुधार करना, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। 2008-2009 में इस योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक किया गया, जिससे 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में देश भर के प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षा गारंटी केंद्रों पर इस योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं परिचालन से संबंधित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और ये प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1998 में की गई थी। इस परियोजना के तहत निम्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश के सभी जिलों को राज्य की राजधानियों से जोड़ना, समस्त राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ना, देश की राजधानी दिल्ली को देश के समस्त राज्यों की राजधानियों से जोड़ना, देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों तथा आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई शहरों को आपस में जोड़ना, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पोरबंदर को सिलचर से जोड़ती है। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। द्वितीय चरण में हिमालयी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तीसरे चरण में आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, दूरदराज के क्षेत्रों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। चौथे चरण में वर्तमान में 6 और भविष्य में 50 औद्योगिक गलियारों का निर्माण करना, 24 लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण करना, 66 इंटर कॉरिडोर, 116 फीडर मार्ग, 7 मल्टीमॉडल जल मार्गों पर सड़कों का निर्माण करना शामिल है। पांचवें चरण में बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की योजना को शामिल किया गया है। सागरमाला, भारतनेट, उड़ान तथा मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण को इस योजना में शामिल किया गया है। सागरमाला परियोजना भारत के समुद्री क्षेत्र का पूर्णतः ही उपयोग नहीं हो पाया है। इसके पीछे कई कारण रहे हैं, जैसे कार्गो की निकासी के लिए बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त विकास, सीमित आंतरिक क्षेत्र लिंकेज, जिसके कारण परिवहन महंगा होता है, और तटीय क्षेत्रों में विनिर्माण एवं आर्थिक गतिविधियों का सीमित होना। इसके अलावा बंदरगाहों पर गहरे पानी के जहाज़ों के लिए पर्याप्त गहराई, डीप ड्राफ्ट की कमी और तटीय एवं अंतर्देशीय शिपिंग की कमी भी प्रमुख बाधाएं रही हैं। सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। 25 मार्च 2015 को कैबिनेट ने भारत के 12 बंदरगाहों और 1010 द्वीप समूहों को विकसित करने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों के पृष्ठ प्रदेशों में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण एवं विकास करना है। इस योजना के तहत रेल, सड़क तथा तटीय जल मार्गों का विकास करके बेहतर निकासी प्रणाली को विकसित करना है। इस योजना का उद्देश्य भारत की तटीय रेखा को 10 तटीय आर्थिक क्षेत्रों के रूप में विकसित करना है। प्रत्येक तटीय आर्थिक क्षेत्र आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु होंगे। तटीय क्षेत्रों के जल मार्गों और समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थानों का इस प्रकार विकास करना जिससे उनका रणनीतिक उपयोग हो सके। सागरमाला परियोजना के तहत वे बंदरगाह जो छोटे हैं तथा जो राज्य के अधीन हैं, उनके भी विकास में केंद्र अपनी भूमिका निभाएगा। अर्थव्यवस्था लेक्चर 39, आधारभूत संरचना अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज का मतलब है पानी के वो रास्ते जो किसी देश के अंदर स्थित हों, यानी समुद्र से जुड़े ना हों। इसके अंतर्गत नदी, नहर, बैंक वाटर, पष्टभर जल तथा क्रीक्स, संकीर्ण जल निकाय आते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक विशाल जाल है। वैश्विक तुलना, अमेरिका, यूरोपीय, चीन जैसे देशों की तुलना में भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का प्रयोग परिवहन में कम होता है। भारत में वस्तु तथा माल के अन्य परिवहनों की तुलना में अंतर्देशीय जलमार्ग से परिवहन मात्र 0.1% ही होता है, जबकि अमेरिका में अंतर्देशीय जलमार्ग से माल की ढुलाई 21% तक होती है। जल परिवहन की आवश्यकता क्यों? जल परिवहन द्वारा वस्तुओं की परिवहन की लागत अन्य परिवहनों की लागत से बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हाल के दिनों में जल परिवहन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016, ये अधिनियम 5 राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा 106 और अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्गों को घोषित करता है।
इन अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्गों की निगरानी के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। आर्थिक महत्व। ये अधिनियम देश के आर्थिक विकास में अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग के महत्व पर प्रकाश डालता है। जलमार्ग परिवहन सस्ता होने के बाद भी भारत में कुल राष्ट्रीय व्यापार परिवहन में जलमार्ग परिवहन का मात्र 3.1% ही योगदान करता है। राष्ट्रीय परिवहन में इस अधिनियम के तहत जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये अधिनियम रोजगार सृजन में भी बढ़ावा देगा। अंतर्देशीय जलमार्ग का सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ ही ईंधन खपत में कमी करेगा, ग्लोबल वार्मिंग में कमी करेगा, वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होगा जिससे वस्तुएं और सस्ती होंगी, अन्य मत्स्य क्षेत्रों का विकास होगा, दुर्घटना कम होगी, नदी तट के किनारे बसने वाले लोगों को आजीविका के अन्य साधन मिलेंगे जिससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी, नदियां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नदियों का आर्थिक महत्व बढ़ेगा। भारत के 5 मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ये जलमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होकर बिहार के पटना और भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर 5008 मील है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी का एक खंड है जो बांग्लादेश सीमा से लेकर असम के सादिया शहर तक 891 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, ये केरल में स्थित एक 205 किलोमीटर लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग है। ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है और इसे वेस्ट कोस्ट नहर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ये 1095 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ता है, जिसका वर्तमान में विकास चल रहा है। ये भारतीय राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने NW4 की 2890 किलोमीटर तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5, ये ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल के एक हिस्से को कवर करता है। इसकी कुल लंबाई 734 किलोमीटर है, जिसमें से 91 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में और शेष 535 किलोमीटर ओडिशा में है। राष्ट्रीय जलमार्ग अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये योजना परियोजना की तैयारी में सुधार करने और बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करने के लिए लाई गई थी। ये वित्त वर्ष 2025 तक भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पहल है। वित्त मंत्रालय में अतानु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके द्वारा उन क्षेत्रों का पता लगाया जाना था जिन अवसंरचना क्षेत्रों में कार्य करना अति आवश्यक था। इस टास्क फोर्स ने एक निगरानी समिति के गठन की अनुशंसा की थी, जो प्रत्येक परियोजना के समाप्ति से संबंधित समय अवधि की निगरानी कर सके, अर्थात वो परियोजना निश्चित समय में पूरी की जा चुकी है या नहीं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास में कुल 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं और कार्यक्रमों का एक संग्रह है। इसमें निजी क्षेत्र के निवेशक तथा अन्य वित्तीय संस्थान निवेश कर सकते हैं। क्षेत्र सड़क, ऊर्जा, रेलवे, पत्तन, हवाई अड्डे, सामाजिक अवसंरचना, शहरी अवसंरचना, डिजिटल दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक अवसंरचना आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। NIP में ऊर्जा 24%, सड़कें 19%, शहरी 16% और रेलवे 13% जैसे क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इसके मुख्य क्षेत्र में शामिल हैं, जो कुल क्षेत्र का 71% हिस्सा है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का निधियन, इसमें 33% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी रहती है तथा 33% राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहती है। बाकी 22% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की रहती है, अर्थात ये सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित परियोजना है। लाभ, ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक अग्रगामी दृष्टिकोण बनाने में सहायक सिद्ध होगा। परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी तथा बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों में भी बढ़ोतरी नहीं होगी। विदेशी निवेश के आकर्षण के साथ साथ ये रोजगार सृजन में भी सहायक होगा। व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ साथ ये कर आधार में भी वृद्धि करेगा। देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सुधार आएगा। विशेष आर्थिक वैकेंसियर, विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें राजकोषीय नीति के माध्यम से वस्तुओं के निर्माण और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लाइसेंस शुल्क और अन्य क्षेत्रों के लिए शुल्क में छूट दी जाती है, जैसे अवसंरचना की स्थापना के लिए ऋणों में सब्सिडी आदि। और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से आयात के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। इसमें विनिर्माण तथा सेवा गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें आयात और निर्यात वस्तु के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नियमित जांच नहीं होती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आयात करने वाले संस्थानों और इकाइयों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में विशेष छूट प्रदान की जाती है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स EPZ वर्ष 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था।
इन ईपीजेड्स की संरचना सीजेड के समान थी। सरकार ने वर्ष 2000 में ईपीजेड्स की सफलता को सीमित करने वाली ढांचागत और नौकरशाही चुनौतियों के निवारण के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत एसईजेड की स्थापना शुरू की। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया और वर्ष 2006 में एसईजेड नियमों के साथ लागू हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड का महत्व अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों में सहायक होंगे, रोजगार सृजन के लिए सहायक सिद्ध होंगे, देश में वित्तीय संतुलन के लिए घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र एससीजेड के प्रकार। विशेष आर्थिक क्षेत्र के निम्नलिखित प्रकार हैं जिन्हें भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित किया गया है। बहुपक्षीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 1000 हेक्टेयर की भूमि होना आवश्यक है। मुक्त व्यापार और भंडारण विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 60 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। आईटी जैव प्रौद्योगिकी गैर पारंपरिक ऊर्जा रत्न आभूषण के विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 10 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। सरकार द्वारा किए गए प्रयास। विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्य रूप से निजी निवेशकों से संचालित होता है। केंद्र सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु कोई धन प्रदान नहीं करती है। राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध करवाती है। साथ ही निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित संरचना का निर्माण भी राज्य सरकार ही करती है। केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण के लिए बोर्ड का गठन करती है, जो राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की तरह कार्य करता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह वर्ष 2018 में बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में आर्थिक क्षेत्र से संबंधित स्थितियों का पता लगाने के लिए समिति का गठन किया गया। विश्व व्यापार संगठन और विशेष आर्थिक क्षेत्र के बीच विवाद। विश्व व्यापार संगठन भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र को बंद करने की अनुशंसा करता है। वो विशेष आर्थिक क्षेत्र पर विश्व व्यापार को विकृत करने का आरोप लगाता है। विश्व व्यापार संगठन का मत है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी तथा छूट विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध हैं। विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि अल्प विकसित तथा कम आय वाले देशों को अपने देश के व्यापार एवं वस्तुओं के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी या छूट दी जानी चाहिए। भारत जैसे देश के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र में दी जाने वाली छूट गलत है, क्योंकि भारत वर्ष 2015 में ही कम आय वाले देश की श्रेणी से बाहर निकल चुका है। अर्थव्यवस्था लेक्चर 40 आधारभूत संरचना भाग 02 राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स NIMZ। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र NIMZ विनिर्माण नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है। NIMJDMZ नीति का उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश लाकर विनिर्माण क्षेत्र को प्रेरित करना है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नीति का मुख्य फोकस स्थानीय राज्य सरकारों के सहयोग से औद्योगिक विकास है। केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा एक सक्षम नीतिगत ढांचा बनाया जाएगा जो बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से लाभ देगा और राज्य सरकारों को नीति में प्रदान किए गए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्यात की उन्नति करना है, जबकि NIMJDMZ औद्योगिक विकास के विचार पर आधारित है जिसमें स्थानीय सरकार के साथ सहयोग शामिल है। ये एक मेगा अवसंरचना है। उत्पादन इकाइयाँ, लॉजिस्टिक, सार्वजनिक सेवाएं, प्रशासनिक व्यवस्था को समाहित करता है। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, वेयरहाउस जोन, निर्यात उन्मुख इकाइयां शामिल हो सकते हैं। ये उत्पादन केंद्रित होते हैं। राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र के रूप में काम करता है। राज्य सरकारों द्वारा इसे औद्योगिक टाउनशिप का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र की आंतरिक अवसंरचना निजी निवेशक द्वारा तैयार की जाती है, जबकि बाह्य संरचना सरकार द्वारा तैयार की जाती है। राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र का उद्देश्य ये राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। विनिर्माण क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% योगदान करता है। इस वजह से राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद में और बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करेगा। विनिर्माण नीति के अनुसार एक दशक में 100 मिलियन रोजगार प्रदान करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र का विकास होना आवश्यक है। भारत में अधिक निवेश लाना, औद्योगिक शहरों तथा पार्कों का निर्माण, सरकार के प्रयास, विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, सड़कों को एक दूसरे से बेहतर तरीके से जोड़ना, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पर्यावरण के मुद्दे को भी सुलझाना, निजी निवेशकों की खोज करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से संपर्क करके विनिर्माण क्षेत्र हेतु वित्त उपलब्ध करवाना, स्वायत्तता संबंधित जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपना। राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र की सूची नागपुर महाराष्ट्र, प्रकाशम चित्तूर आंध्र प्रदेश, मेंढक रंगारेड्डी महबूबनगर तेलंगाना, तुमकुर कोलार बीदर गुलबर्गा कर्नाटक, कलिंगानगर उड़ीसा, रामानाथपुरम पोगनगरी तमिलनाडु,
औरैया, उत्तर प्रदेश। औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। औद्योगिक गलियारे उद्योग और बुनियादी ढांचे का प्रभावी एकीकरण करते हैं, जिससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। ये तीव्र निवेश को आकर्षित करते हैं। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इसके माध्यम से तेज गति से ट्रांसपोर्टेशन सुलभ उपलब्ध होगी। ये विश्व स्तरीय अवसंरचना को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। अत्याधुनिक कार्गो अनुकूलित उपकरण के साथ पोर्ट का विकास होगा। खाद्यान्न केंद्रित औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नॉलेज पार्क स्मार्ट सिटी के निर्माण को बढ़ावा देगा। औद्योगिकरण और योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा देने तथा समावेशी विकास पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने के लिए उपर्युक्त 5 औद्योगिक गलियारे पूरे भारत में फैले हुए हैं। 5 औद्योगिक गलियारे निम्न प्रकार हैं। 1. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है। 2. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा AKC। इसका विकास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। 3. चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा CBIC। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल को जोड़ता है। 4. पूर्वी तट आर्थिक गलियारा ECC। विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा VCIC चरण 1 के रूप में। इसके तहत पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को एकीकृत किया जा रहा है। 5. बंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा BMIC। इसके तहत कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ा जा रहा है। औद्योगिक गलियारे की आवश्यकता क्यों? उद्योग और अवसंरचना के बीच एकीकरण को तीव्र करके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेशकों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। औद्योगिक गलियारे के लाभ उत्पादित वस्तुओं की औद्योगिक इकाइयों तथा बाजार तक पहुंच बनाने में सहायक होगा। परिवहन लागत को कम करने में सहायता प्रदान करेगा तथा कम समय में वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे वस्तुएं सस्ती होंगी। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी सहायक है। बेहतर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन में सहायक होंगे। सुरक्षा कॉरिडोर ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। निवेश मित्र के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस DMZ निर्माण इकाइयों के लिए एकल खिड़की अनुमोदन और मंजूरी। ये प्रौद्योगिकियों के सहक्रियात्मक विकास के माध्यम से रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। MSME और स्टार्टअप सहित निजी घरेलू निर्माताओं के विकास को बढ़ावा देगा। सस्ते और बेहतर सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा। भारत की स्थिति रक्षा उत्पाद आयातक से बदलकर रक्षा उत्पाद निर्यातक में परिवर्तित करने में सहायता करेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देगा। सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास रक्षा उत्पाद क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए नियम परिवर्तित किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। भारत में रक्षा उत्पाद कॉरिडोर के 6 नोड होंगे, जिनमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA विभिन्न अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने वाली नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य राज्य को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में सामने लाना और इसे विश्व मानचित्र पर लाना है। तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा, इसमें चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सलेम और होसूर शामिल हैं। ये नई रक्षा उत्पादन सुविधाओं का निर्माण करेगा और आवश्यक परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं, निर्यात सुविधा केंद्रों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा आदि के साथ समूहों को बढ़ावा देगा। समर्पित मालवाहक गलियारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC एक उच्च गति और उच्च क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है, जो विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए समर्पित है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। इसे स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में सहायता करता है। कॉरिडोर के निर्माण, संचालन तथा प्रबंधन की निगरानी इसके अंतर्गत की जाती है। औद्योगिक पार्क इंडस्ट्रियल पार्क, ये एक प्रकार का औद्योगिक आइलैंड है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना तकनीकी उपलब्ध रहती है। ये राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो IT सेक्टर तक सीमित रहती है। भारत सरकार इन औद्योगिक पार्कों की संकल्पना एक विकास के इंजन के रूप में कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके उनमें रोजगार सृजन करना है। चीन भारत में औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहा है, जिसमें पहला गुजरात में है, दूसरा महाराष्ट्र में। इसके पीछे भारत का मुख्य उद्देश्य चीन से व्यापार असंतुलन को कम करना तथा भारत में रोजगार को बढ़ावा देना है। ये भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP चालू की है। NMP का अनुमान है
कि वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की प्रमुख संपत्तियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता होगी। सरकार 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण विभिन्न परिसंपत्तियों के द्वारा करेगी, जिसमें रेलवे, हाईवे, हवाई अड्डे, पत्तन, स्टेडियम आदि के पूंजीकरण शामिल होंगे। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करके ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में मूल्य अनलॉक करना है। देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उत्पन्न धन का उपयोग करना है। आवश्यकता क्यों है? बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीएचईएल, एयर इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जैसे सरकारी उपक्रम तमाम संसाधन सुविधाओं के बावजूद घाटे में चल रहे हैं। सरकार जनता के लगे पैसे से संबंधित परिसंपत्तियों का इस्तेमाल निजी क्षेत्र के द्वारा करवाना चाहती है, क्योंकि इन क्षेत्रों से सरकार को अधिकतम लाभ नहीं हो रहा है और इन क्षेत्रों के अलावा सरकार अन्य आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार लाभ न देने वाली परिसंपत्तियों को निजी हाथों में लीज के रूप में सौंप देगी तथा उनसे निश्चित समयावधि के लिए एकमुश्त रूप में धन लेगी और उस निश्चित समय अवधि तक निजी क्षेत्र उन संपत्तियों से लाभ प्राप्त करेंगे और तय समय के बाद परिसंपत्तियां सरकार को वापस कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इस योजना का प्रारंभ अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ये योजना जीवन के साथ साथ व्यापार सुगमता में भी सहायक है। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि औद्योगिक क्लस्टर तथा आर्थिक नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत करेगा। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में सड़क से लेकर रेलवे तक, उड्डयन से कृषि तक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को आपस में जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत मेगा प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का विकास किया जा रहा है। उद्देश्य अवसंरचना परियोजना को समय से पूर्ण करना, देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करना। गति शक्ति योजना के 7 इंजन सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक, अवसंरचना, इन 7 क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान संबंधित मंत्रालयों, विभागों में एकीकृत और समग्र योजना के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार किया जा सके, वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान देश की नीति निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों तथा निवेशकों को एक विश्लेषक तथा निर्णय निर्माणक टूल प्रदान करने में भी सहायक है। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग तथा नीति निर्माण में सहायता मिल सकती है। सरकार का अनावश्यक खर्च बचेगा, उद्यमियों को किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सहायता मिल सकती है। स्तंभ, प्रधानमंत्री के अनुसार गतिशक्ति के 6 स्तंभ हैं। 1. व्यापकता, इसमें एक केंद्रीयकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न योजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, आर्थिक क्षेत्र, रेलवे आदि को शामिल किया गया है। 2. प्राथमिकता, विभिन्न विभाग अंतर क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे। 3. अनुकूलन, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान के बाद परियोजनाओं को बनाने में सहायता उपलब्ध होगी। 4. तादात्म्य, इसके तहत लोगों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना है। प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। 5. तीव्र निर्णय लेना। 6. आर्थिक विकास को जीवंत बनाना। महत्व, रोजगार के साधनों का विकास होगा, लॉजिस्टिक लागतों में कमी आएगी, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा, स्थानीय वस्तुएं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगी, निवेशक उपयुक्त स्थानों पर व्यवसाय की योजना बनाने में सफल होंगे, भारत विश्व स्तरीय इंफ्रा का केंद्र बनेगा। गतिशक्ति योजना बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने में सहायक है। वर्तमान समय में निम्न चुनौतियां विद्यमान हैं। मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो क्रियान्वयन के मध्य अंतराल अधिक है। इसके कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा धन का अपव्यय होता है। नीली खिलाड़ी बेहतर परियोजना नहीं बना पाते हैं। सरकारी विभागों में समन्वय की कमी है। विजन और मिशन गतिशक्ति में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं शामिल हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करना तथा भारी व्यवसायों को ये रहा लेक्चर 43 का अंतिम हिस्सा, बिल्कुल वैसा ही रीराइट करके। विजन और मिशन गतिशक्ति में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं शामिल हैं।
कनेक्टिविटी में सुधार करना तथा भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे और मत्स्य क्लस्टर जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाना है। गतिशक्ति का लक्ष्य अति से सीखकर अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा तैयार करना है। गतिशक्ति एक एकीकृत योजना है जो लोगों, वस्तु और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करती है तथा कमियों को दूर करती है। इसका उद्देश्य जीवन यापन में सुधार, व्यापार सुगमता, व्यवधानों को कम करना और लागत दक्षता का विकास करना है। इससे निर्यात बढ़ेगा। भारत का एमएसएमई क्षेत्र विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है। दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर आकर्षित होंगे। भारत एक विनिर्माण हब के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री का संबोधन। गतिशक्ति भारत के आत्मबल तथा आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाएगा। ये प्लान 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति प्रदान करेगा। अगली पीढ़ी हेतु अवसंरचना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। अब लेक्चर 43 पूरा हो गया है। अगला टेक्स्ट भेजूं। अर्थव्यवस्था लेक्चर 41। निवेश मॉडल, राष्ट्रीय रसद नीति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। किसी वस्तु के उत्पादक स्थल से उपभोग बिंदु तक ले जाने में प्रयुक्त प्रक्रियाओं का संपूर्ण समुच्चय लॉजिस्टिक है, जैसे कानूनी प्रक्रिया, भंडारण, परिवहन तथा आपूर्तिकर्ता और वितरणकर्ता का पता लगाना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय लॉजिस्टिक चीते की गति से आगे बढ़ता नजर आएगा। आवश्यकता क्यों है? भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी की 14% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 8-10% है। लॉजिस्टिक लागत अधिक होने से विदेशी बाजारों में वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 8% तक लाना है। भारत में लॉजिस्टिक प्रक्रिया में सुधार हेतु डिजिटलीकरण तथा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूलिप, इसका पूर्ण नाम यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पोर्टल है। इस पोर्टल पर लॉजिस्टिक संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। ई लॉग्स, इस पोर्टल पर कानूनी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण किया जाएगा तथा गति शक्ति के तहत आपूर्ति श्रृंखला इंफ्रा का विकास किया जा रहा है। निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सार्वजनिक निजी भागीदारी अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना परियोजना के लिए एक वित्तीय मॉडल है जिसमें एक सरकारी एजेंसी तथा एक निजी क्षेत्र की कंपनी आपस में सहयोग से कार्य करते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं। 2016 में केलकर समिति ने सार्वजनिक निजी भागीदारी को परिभाषित करते हुए कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति और सेवा का ऐसा प्रावधान जिसमें निजी क्षेत्र को निश्चित समय और उद्देश्यों के लिए अधिकार दिया जाता है। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा सड़क परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को स्वीकार किया गया। वर्तमान में लगभग सभी अवसंरचना क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। आवश्यकता क्यों? सरकार को नई एवं बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र का सहयोग लेने के लिए कदम बढ़ाया और उन्हें एक आकर्षक साधन के रूप में अवसर प्रदान किया, जिससे अवसंरचना विकास में तेजी लाई जा सकती थी और सरकार को डिजाइन एवं निर्माण लागत से मुक्ति मिल सकती थी। परियोजना का जोखिम हस्तांतरण निजी क्षेत्र पर हो जाता था। परियोजनाओं के बेहतर डिजाइन, सक्षम प्रौद्योगिकी, निर्माण तथा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार अपना ध्यान अन्य आवश्यक क्षेत्रों पर लगा सकती है। जनता के बिना प्रतिरोध के सड़क और विद्युत जैसे अन्य सेवा क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी को तार्किक बना सकती है। पीपीपी के विभिन्न मॉडल। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, बीओटी सवत्कारें। इस मॉडल के अंतर्गत सड़क परियोजना का निर्माण किया जाता है। सड़क के डिजाइन और उसकी लागत का वहन निजी क्षेत्र ही करते हैं। निश्चित समय तक अपनी लागत की भरपाई टोल टैक्स के द्वारा करते हैं। एक समय के बाद लागत निकल जाने के उपरांत निजी क्षेत्रक सड़क से संबंधित अधिकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप देते हैं। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी। इस मॉडल के तहत परियोजना का अभिकल्पन तथा निर्माण निजी क्षेत्रक करता है तथा निर्माण करके सरकार को सौंप देता है। सरकार परियोजना का संचालन तथा रखरखाव करती है और टोल टैक्स की वसूली करती है। वसूली से प्राप्त पैसे का एक निश्चित वायदे अंश निजी क्षेत्र को प्रदान कर दिया जाता है। जोखिम, इस मॉडल के तहत जोखिम वहन सरकार द्वारा किया जाता है। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण लागत में वृद्धि हो रही थी। मुद्रास्फीति के कारण लागत बढ़ती है। बोट मॉडल सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र को आकर्षित कर पाने में अधिक सफल नहीं रहा है। बिल्ड, ऑपरेट
ये रहा बिल्कुल वैसा ही रीराइट किया हुआ टेक्स्ट। बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर एंड यूनिटी मॉडल, बीओटी एंड यूनिटी मॉडल। ये बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी में एक सुधार था जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र द्वारा सड़क परियोजना में रुचि बढ़ाना है। इसके माध्यम से निजी क्षेत्रकों के जोखिम को कम करना था। इसमें निजी क्षेत्र सड़क बनाएंगे और सड़क बनाने के उपरांत उसे सरकार को सौंप देंगे, किंतु सड़क के रखरखाव संबंधी जिम्मेदारी निजी क्षेत्रकों की ही होगी। इसमें सरकार टोल की वसूली करेगी और वसूल की गई राशि सड़क विकास से जुड़े निजी क्षेत्रकों को एक निश्चित राशि के रूप में वापस कर देगी। किंतु इसमें भूमि अधिग्रहण में देरी और मुद्रास्फीति के बढ़ने संबंधित जोखिम का वहन निजी क्षेत्र के निवेशकों को ही करना पड़ता है। वेरिएबल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वीओटी। इस मॉडल में सड़क का निर्माण निजी निवेशकों द्वारा किया जाता है और एक निश्चित समय तक टोल टैक्स के माध्यम से लागत वसूल करने के लिए दिया जाता है। अगर उनकी लागत निश्चित समय से पहले निकल जाती है तो सड़क का अधिकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया जाता है, और यदि निश्चित समय तक उनकी लागत नहीं निकल पाती है तो टोल टैक्स वसूल करने की समयावधि बढ़ा दी जाती है। आवश्यकता क्यों? बीओटी मॉडल में सड़क के ट्रैफिक का अनुमान नहीं लगा पाने की समस्या रहती थी। इससे कभी कभी निवेशकों को घाटे का सामना करना पड़ता था, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे। ट्रैफिक अनुमान ज्यादा होने पर समय से पहले कभी कभी टोल टैक्स के रूप में लागत वसूल कर लिया जाता था, जिससे राजमार्ग प्राधिकरण को घाटा हो जाता था। जैसे दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सब वजहों के कारण वेरिएबल मॉडल लाया गया जिससे किसी को भी नुकसान न उठाना पड़े। हाइब्रिड एन्यूनिटी मॉडल हैम एचएएम या हाइब्रिड एन्यूनिटी मॉडल ईपीसी और बीओटी को जोड़ता है। इस मॉडल में ईपीसी की हिस्सेदारी 40% और बीओटी एन्यूनिटी की 60% है। परियोजना लागत का लगभग 20-25% उनका एकमात्र इक्विटी निवेश होगा, जबकि शेष को ऋण के रूप में जुटाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। आवश्यकता क्यों? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी में कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही थीं, जैसे निजी निवेशकों को परियोजना के लिए धन जुटाने में समस्या का सामना करना पड़ता था। वाणिज्यिक बैंक इन परियोजनाओं में ऋण नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में ऋण देने से बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हो जाती थी। परियोजना निवेशकों को कम ट्रैफिक होने पर लागत लाभ न वसूले जाने पर नुकसान उठाना पड़ता था। विशेषताएं। इस हाइब्रिड एन्यूनिटी मॉडल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत सरकार एक पारदर्शी, खुली और प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र के माध्यम से इस परियोजना के विकासकर्ता का चयन करेगी, जहां जीवन चक्र लागत एकमात्र बोली पैरामीटर होगी। विकासकर्ता परियोजना अवधि के अंत तक परियोजना के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। टोल वसूली की जिम्मेदारी सरकार की होगी। वर्ष 2017 में नमामि गंगे परियोजना के तहत पहली बार हरिद्वार और वाराणसी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इस मॉडल का उपयोग किया गया। वायबिलिटी गैप फंडिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग वायबिलिटी गैप फाइनेंस उन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अनुदान प्रदान करता है जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से कमजोर भी हैं। ये पीपीपी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए एक पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके तहत सरकार द्वारा पीपीपी परियोजना के कुल निजी पूंजी का 20% अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसे एक योजना के रूप में तैयार किया गया है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और जिसकी राशि बजट में वर्ष दर वर्ष आधार पर बनाई जाती है। उड़ान योजना में इस मॉडल को अपनाया गया, जिसमें वित्त के स्थानांतरण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोडल एजेंसी के रूप में माना गया। उड़ान में भाग लेने वाली कंपनी को 5 वर्ष तक वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी। टेक्स्ट पूरा। अर्थव्यवस्था लेक्चर 42 सेना मॉडल भाग 20 जरूर। प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल ये एक ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया है। इसमें निजी तथा विदेशी निवेश शामिल होते हैं। ये मॉडल पावर प्लांट, रोड, एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं के संदर्भ में सरकार पहले मंजूरी प्रदान करती है। विशेषताएं। वर्ष 2015-16 से सरकार पावर प्लांट, रोड और हवाई अड्डों जैसी महंगी योजनाओं के लिए पहले मंजूरी सुनिश्चित करती है। इससे निवेशक मंजूरी मिलने के बाद तुरंत कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सड़क, हवाई अड्डा तथा पत्तन जैसी परियोजनाओं के निर्माण कार्य जो आधे अधूरी पड़े हुए हैं, जिनकी मंजूरी पहले से ही सरकार ने दे दी है, उन कार्यों के विकास को गति मिलेगी और इन परियोजनाओं में सरकार के फंसे हुए पैसे को बाहर निकाला जा सकेगा। परियोजनाओं के कार्यों को पूरा किया जा सकेगा तथा उन्हें संचालित किया जाएगा। इस योजनाओं से सरकार बहुत सारे घरेलू तथा विदेशी निवेशकों को अवसंरचना निर्माण के क्षेत्र के लिए आकर्षित कर सकती है। स्विस चैलेंज मॉडल। अच्छी साख वाली कोई भी संस्था सरकार को बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रस्ताव दे सकती है। इस पर प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से ही रखा जाएगा। इस मॉडल में कोई दूसरी पार्टी भी प्रस्ताव दे सकती है और आकर्षक प्रस्ताव देने पर परियोजना संबंधित कार्य आकर्षक प्रस्ताव देने वाली दूसरी पार्टी को दिया जा सकता है। इसमें पार्टियों द्वारा दिए गए सुझाव पर फैसला एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्विस चैलेंज मॉडल के आधार पर ही सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आलोचना। इस पद्धति के आलोचक
वास्तविक प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि राजनैतिक व्यावसायिक सांठगांठ के कारण न चाहते हुए भी बोली लगाने वाले ऐसा कर सकते हैं। इस मॉडल से अधिकतम लाभ के लिए प्रभावी विनियामक ढांचा आवश्यक है। टेकआउट फाइनेंसिंग मॉडल। लाभ। इसके तहत बैंक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को दीर्घकालीन ऋण देता है। चूंकि बैंक अधिक लंबी अवधि का उधार देने में सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IFCL) 3-5 वर्षों के अवधि के पश्चात बैंक का ऋण वापस कर देती है तथा IFCL ऋण वसूली इंफ्रा परियोजना से कर लेती है। बैंक उन सेविंग को आकर्षित करते हैं जिनकी आयु अधिकतम 3-5 वर्ष होती है। इसीलिए बैंक ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट को ऋण नहीं देते हैं जिनकी अवधि अधिक लंबी हो। ऐसे में इस नवीन व्यवस्था को सरकार द्वारा संचालित किया गया है। बैंक की देयता और संपत्ति के मध्य संतुलन बना रहता है। अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त प्राप्त हो जाता है। कौशल विकास में सार्वजनिक निजी विकासमी भागीदारी (PPP). भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) की स्थापना प्रमुख है। लगभग 1,500,000 ITI स्थापित किए जा रहे हैं और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फीस को सस्ती रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके तहत भारत सरकार लागत का एक हिस्सा वहन करेगी, जबकि निजी क्षेत्र इन संस्थानों के विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रक्रिया और वित्त पोषण। इन पहलों के लिए वित्त पोषण की प्रक्रिया कई पहलुओं से जुड़ी है। एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण स्रोत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) है, जो टेलीकॉम ऑपरेटरों पर लगाए गए यूनिवर्सल सर्विस लेवी के माध्यम से वित्त पोषित होता है। ये लेवी उनके समायोजित सकल राजस्व (AGR) का 5% होता है। ये फंड विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार का समर्थन करता है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की भी योजना है, जिससे देश भर में व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित हो सके। स्वच्छ भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP). स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को अपनाया है। इस अभियान के अंतर्गत 2 उपमिशन शामिल हैं: स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी। वेस्ट टू एनर्जी। कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के कार्यक्रम के लिए भी PPP मॉडल अपनाया गया है। ये पहल न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद करती है, बल्कि कचरे के पुनः उपयोग और ऊर्जा उत्पादन को भी सक्षम बनाती है, जिससे पर्यावरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसकी स्थापना म्यूचुअल फंड के रूप में की जाती है, जिसकी न्यूनतम राशि 500 करोड़ रुपए होती है। 2014 में सेबी द्वारा इसके लिए विनियमन बनाया गया। इसकी स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में की गई है। इसको स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से प्राप्त की गई राशि का उपयोग आवासीय विकास या रियल एस्टेट के क्षेत्र में होता है। ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है। ये फंड एकत्रित करता है और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करता है। कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2014। इसको सेबी ने वर्ष 2014 से शुरू किया। इसमें किसी कंपनी, संस्था या व्यक्तिगत निवेशक द्वारा निवेश किया जा सकता है। इसके तहत एकत्रित धन का उपयोग सौर परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग, डिजिटल इंफ्रा तथा पावर प्लांट आदि में निवेश के रूप में किया जाता है तथा अर्जित लाभांश को निवेशकों और ट्रस्ट के स्वामी द्वारा रखा जाता है। ये एक ट्रस्ट है। ये कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं होता है। ये भी स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होगा, सेबी द्वारा पंजीकृत होगा। अर्थव्यवस्था लेक्चर 43। सार्वजनिक उद्यम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज उन उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहा जाता है जिनके अधिकांश शेयर सरकार के पास होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: विभागीय उपक्रम। इनकी स्थापना कैबिनेट के निर्णयों के तहत की जाती है और इनके वाणिज्यिक कार्य होते हैं। ये उपक्रम सरकार का भाग होते हैं तथा इन्हें सिविल सेवकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इनके पास स्वतंत्र वित्त नहीं है, लेकिन इन्हें रसीदें दी जाती हैं तथा इनका वित्त पोषण वार्षिक बजट के अंतर्गत किया जाता है। इनका प्राथमिक उद्देश्य राज्य के लिए राजस्व एकत्रित करना तथा सेवाओं को उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना है। रेलवे तथा डाक विभाग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नियंत्रण बोर्ड। सरकारी परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु इन बोर्ड्स की स्थापना की जाती है, जैसे भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड द्वारा भाखड़ा परियोजना का संचालन किया जा रहा है। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निगम। ये निगम सरकार से भिन्न होते हैं क्योंकि इनके पास स्वयं का वित्त होता है, जैसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ये अपने राजस्व को बनाए रख सकते हैं तथा नियमों के अनुसार इनका व्यय कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित या पंजीकृत कंपनियां।
वे कंपनियां जिनमें सरकार के पास 50% से अधिक शेयर होते हैं, जैसे बीहेल इसका एक उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, निजी आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना, संतुलित आर्थिक विकास लाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना, कल्प ऊर्जा आधारित उद्योगों की स्थापना करना, रोजगार का सृजन करना, वस्तुओं और सेवाओं को उचित मूल्य पर बेचना ताकि गैर मुद्रास्फीतिकारी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। उन क्षेत्रों में निवेश करना जहां निजी क्षेत्र रुचिकर नहीं है, जैसे ग्रामीण सड़क तथा सिंचाई उद्योगों का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और आर्थिक सुधारों। आर्थिक सुधारों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को समाप्त करते हुए केवल 2 उद्योग तक आरक्षण को सीमित कर दिया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिचालन शामिल है। परमाणु ऊर्जा, इसमें परमाणु ऊर्जा आदेश 1953 की अनुसूची में सूचीबद्ध खनिज शामिल है। रेलवे परिचालन, रेलवे परिचालन भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सूचीबद्ध उपक्रम है, किंतु धीरे धीरे रेल सेवा का भी निजीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2024 में प्राइवेट कंपनियां पहली बार रेल यात्री सेवाओं का संचालन करेंगी। विनिवेश तथा निजीकरण। निजीकरण, सरकार किसी सार्वजनिक इकाई का पूर्ण स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देती है तो उसे निजीकरण कहा जाता है। विनिवेश किसी सार्वजनिक इकाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देती है लेकिन पूर्ण स्वामित्व प्रदान नहीं करती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। ये मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। अल्प विनिवेश, अल्प विनिवेश किसी संगठन या सरकार द्वारा किसी संपत्ति या अनुषंगी इकाई को बेचने या उसमें अपनी हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया है। इसमें सरकार किसी सरकारी कंपनी या उपक्रम का 50% से कम हिस्सा बेचती है और इसका प्रबंधन तथा स्वामित्व अपने ही पास रखती है। सामरिक विनिवेश, सामरिक विनिवेश में सरकार किसी सरकारी उपक्रम या उद्यम का 51% से अधिक हिस्सेदारी बेच देती है तो वो सामरिक विनिवेश के अंतर्गत आता है। इसमें प्रबंधन का कार्य निजी कंपनी या उस खरीदार के हाथों में सौंप दिया जाता है जिसने 51% से अधिक हिस्सेदारी खरीद ली हो। खरीदार को रणनीतिक खरीदार भी कहा जाता है। सामान्यतः रणनीतिक खरीदार वो होता है जो उस क्षेत्र से पहले से संबंधित हो। उदाहरण के लिए, हाल ही में माल्को को स्टरलाइट के हाथों बेच दिया गया तथा इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईएलएल) को बेच दिया गया है। वर्तमान विनिवेश नीति 2016 में घोषित ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश किया जाएगा जिसके विनिवेश के लिए नीति आयोग ने अनुशंसा की हो। इसके लिए सचिवों का समूह नीति आयोग की विनिवेश से संबंधित अनुशंसा को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पूंजी और वित्तीय पुनर्संरचना द्वारा परिसंपत्तियों को लाभप्रद बनाना है। वर्तमान में विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश तथा लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPM कर दिया गया है। वर्ष 2021 के बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में घटाकर 75,000 करोड़ कर दिया गया है। वर्ष 2022 में 65,000 करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। LIC का विनिवेश इस वर्ष की प्राथमिकता है। विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष NIRL स्थापित किया गया था। विनिवेश से प्राप्त राशि को इसी कोष में रखा जाता है, जिसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में निवेश हेतु किया जाता है: बैंकों के पुनर्पूंजीकरण में, रेलवे में निवेश के लिए, विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में निवेश के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों के शेयर को खरीदने के लिए जिससे उसमें सरकार का स्वामित्व बना रहे, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंकों और निर्यात बैंकों में निवेश करना, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम तथा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश करना आदि। मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। आर्थिक सुधारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को घरेलू व्यापारियों, आयातकों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ बाजार प्रतिस्पर्धा में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए समय के अनुसार ये आवश्यक हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक स्वायत्तता दी जाए जिससे वे बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। इसको देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहले को मिनी रत्न, दूसरे को नवरत्न तथा तीसरे को महारत्न कहा गया। मिनी रत्न, इसकी शुरुआत वर्ष 2002 से की गई। वर्तमान में भारत में 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। मानदंड: ऐसी कंपनी जो पिछले 3 वर्षों से लाभ कमा रही हो, 3 वर्षों के लिए लगातार लाभ के साथ एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसमें इन वर्षों में किसी एक वर्ष अर्जित लाभ 30 करोड़ रुपए का हो। नवरत्न कंपनी, नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभावित क्षमता देती है। नवरत्न वर्ग में आने के लिए सरकार ने कंपनियों की धारणा का प्रारंभ वर्ष 79-87 में किया। भारत में अब तक 16 नवरत्न कंपनियां हैं। निष्पादन संकेतों के आधार पर नवरत्न कंपनियों के लिए 100 अंक में से 60 अंक पाने वाली कंपनी को नवरत्न की श्रेणी में माना जाता है। इसका निर्धारण निम्नलिखित संकेतों पर होता है: निवल मूल्य के अनुपात के रूप में शुद्ध लाभ प्राप्त हो, कुल उत्पादन लागत के प्रतिशत के रूप में जनशक्ति लागत हो, इसकी नियोजित पूंजी पर मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ हो,
प्रति शेयर आय निर्धारित हो, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन निहित हो, ये कंपनी पहले मिनी रत्न कंपनी रह चुकी हो। नवरत्न बनने से पहले बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। नवरत्न को प्राप्त स्वायत्तता, पूंजीगत व्यय करना, विदेशों में कार्यालय स्थापित करना, संयुक्त उद्यमों पर निर्णय लेना, तकनीकी और रणनीतिक गठजोड़ में प्रवेश करना, पूंजी बाजार से धन एकत्रित करना, इन्हें परिचालन तथा प्रबंधकीय क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है। महारत्न इन कंपनियों की शुरुआत वर्ष 2010 से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बड़े आकार की नवरत्न कंपनियों को और अधिक स्वायत्तता दिया जाए ताकि घरेलू और वैश्विक बाजार में उनके परिचालन को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। मानदंड ये कंपनी पहले से नवरत्न कंपनी रही हो, पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवेश लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो, निवेश मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक हो, 3 वर्षों में वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए हो, इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने की क्षमता हो। महारत्न के अधिकार, संयुक्त कंपनियां, सहायक उद्यम और मानव संसाधन में निवेश के लिए इसको स्वतंत्र अधिकार दिया जाता है। इसे 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का स्वायत्त अधिकार दिया गया है। देश में 13 महारत्न। 1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। 2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। 3. कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया। 4. गेल इंडिया लिमिटेड गेल। 5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। 6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। 7. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेस निगम। 8. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC। 9. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। 10. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड। 11. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। 12. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एरीसेल। 13. ऑयल इंडिया लिमिटेड OLNG। ये कंपनी हाल ही में 2023 में महारत्न की श्रेणी में शामिल हुई है।